Hello students, welcome back. We were discussing about colligative properties. We have discussed two colligative properties till now. The first one that we discussed was relative lowering in vapor pressure, and the second colligative property that we covered in the last lecture was osmotic pressure. Today we are going to cover the third colligative property. The third colligative property is elevation in boiling point. Elevation in boiling point. This is also called ebullioscopy. Ebullioscopy. So we begin this property with the definition of boiling point. What do you mean by boiling point? Boiling point is defined as the temperature at which vapor pressure of a liquid is equal to the atmospheric pressure. ये एक डेफिनेशन हो गई जो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर, और इसकी दूसरी डेफिनेशन जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे, दैट इज द टेम्परेचर at which a liquid is in equilibrium with the gas, या फिर the temperature at which liquid changes into gas. ये डेफिनेशन आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ी होगी, जिसमें आप फिजिकल स्टेट चेंज जब करते थे तब वहां पर डिफाइन करते थे कि बॉइलिंग पॉइंट जो है उस टेम्परेचर को बोला जाता है जहां पर लिक्विड गैस में चेंज होना शुरू हो जाता है। ये 11th क्लास के अंदर जो इक्विलिब्रियम चैप्टर आया था वहां पर डेफिनेशन दी जाती है बॉइलिंग पॉइंट की, इट इज द टेम्परेचर एट व्हिच अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद द गैस। और एक डेफिनेशन और होती है बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इट बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. So we are going to use this definition. You please focus on this word vapor pressure of a liquid. What is vapor pressure of a liquid? ये हम जब पहली colligative property डिस्कस कर रहे थे, relative lowering in vapor pressure, वहां पर हम पढ़ चुके हैं वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो आपको जो भी लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर मेजर करना है उसको आप इस सिलेंडर में, जिसमें एक मैनोमीटर फिटेड है, इसमें आप डालिए और इस लिक्विड का वेपर प्रेशर हम डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। तो जिस भी कंडीशन में लिक्विड होगा, जो भी टेम्परेचर होगा लिक्विड का, उस टाइम पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना है ये डिवाइस हमें बता देती है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हम उसको बोलेंगे जब ये वेपर जो यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 180 m प्लेन एरिया में। अगर माउंटेन रीजन में है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर डिफरेंट रहेगा। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, देन वी आर हैविंग द टेम्परेचर that is equal to its boiling point. तो उस टाइम पर इस लिक्विड का टेम्परेचर इसके बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होगा। अब देखो बच्चों, हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है? हम एक सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। सॉल्यूशन बनाएंगे हम शुगर प्लस वाटर। शुगर जो है वो यहां पर सॉल्यूट लिया गया और वाटर को लिया गया एज अ सॉल्वेंट।
इन दोनों को मिक्स करके हमने ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। सबसे पहले तो हम इस सॉल्वेंट की बात करते हैं। इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, जिस भी कंडीशन में तुम ये सॉल्यूशन बना रहे हो, सपोज हम एक ऐसे दिन सॉल्यूशन बना रहे हैं जिस दिन रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर हमारा 1 atm है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm। तो इन कंडीशंस पर इस वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा ये आप डिटरमाइन कर लो यूजिंग द मैनोमीटर। और जब ये वेपर प्रेशर हम डिटरमाइन करते हैं तो हम एक ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ रहेगा वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। दिस ग्राफ इज फॉर वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो हमने मैनोमीटर वाले इंस्ट्रूमेंट में पानी को डाला, इसका वेपर प्रेशर निकाला इन कंडीशंस पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना था, जो भी वेपर प्रेशर आया उसको हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया। ये हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है। यहाँ पर वेपर प्रेशर की वैल्यूज जो है वो हमारी स्टार्ट हो जाती हैं 0 से, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1। तो सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर इस वाटर का वेपर प्रेशर कितना आ रहा था, इट इज 0.6 atm। तो ये वेपर प्रेशर की यूनिट हमने atm में ले रखी है। तो ये पॉइंट लग गया यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट। अब हमने क्या किया, हमने इसका टेम्परेचर पहली रीडिंग ली 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब हमने इसको हीट करना शुरू कर दिया और इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया सॉल्वेंट का। तो जब इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो ये वैल्यू आ गई है 0.7 पे। हमने और टेम्परेचर को इंक्रीज किया, 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया, तो ये वेपर प्रेशर जो है वो और बढ़ गया और ये वैल्यू आ गई 0.9 पे। हम और इसको हीट करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाते हैं, वेपर प्रेशर पहुंच गया 1 atm, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो जब हम इन सभी पॉइंट्स को जोड़ देते हैं तो हमें कुछ इस तरह की लाइन मिलती है। दिस इज द कर्व फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर इस वाटर का इस तरीके से वेरी हो रहा है। अब ये तो ग्राफ हो गया फॉर प्योर वाटर, दिस इज द ग्राफ फॉर प्योर वाटर। अब हमें क्या करना है, हम तो सॉल्यूशन बना रहे थे, तो सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो सॉल्यूशन हमारे लिक्विड स्टेट में बनेगी। अब इस मैनोमीटर के अंदर हम क्या डाल देते हैं, सॉल्यूशन डाल देते हैं, सॉल्वेंट की बजाय अब हम सॉल्यूशन लेंगे और इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट जो है इसको रिपीट करेंगे। तो देखो हमने एक बात पढ़ी थी कि सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, शुगर कैसा है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसको बोलते हैं, जो वेपोराइज नहीं होते, डू नॉट वेपोराइज। तो इनका वेपर प्रेशर क्या होता है, 0 लिया जाता है। तो इस सॉल्यूशन को जब आप इस मैनोमीटर में डालोगे तो यहाँ पर क्या होगा, सरफेस का कुछ पार्ट तो सॉल्यूट ऑक्यूपाई करेगा, तो इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो हमने पढ़ा था ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में कि जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन बनाते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर पानी का वेपर प्रेशर 0.6 था तो सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ रहा है 0.4। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको हीट करेंगे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रीडिंग लेते हैं, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रीडिंग लेते हैं, रीडिंग आती है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली दैट इज 0.5। और हीट करते हैं, 75 पे हीट करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ के हो जाता है 0.7। और हीट करते हैं इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वेपर प्रेशर आता है 0.9। और ज्यादा हीट करते हैं इसको तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कहीं किसी टेम्परेचर पे जाके बॉईल होगी और वो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट यहां से पता चल जाएगा तुम्हें। तो ये प्योर वाटर था, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा था वो आ रहा था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अब ज्यादा आएगा। तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं इनको अगर हम ज्वाइन कर दे तो हमारे पास ये ग्राफ बन गया सॉल्यूशन का। तो अब मैं इन पॉइंट्स को हटा देता हूं, आपको एक लाइन बना के दिखा देता हूं सिंपली। ये सॉल्वेंट का कर्व है और ये सॉल्यूशन का कर्व है। अब देखो
जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उस टाइम पर अगर हम वेपर प्रेशर देखें प्योर सॉल्वेंट का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्योर सॉल्वेंट क्या हो गया, बॉईल हो गया। लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इट इज लेस। तो सॉल्यूशन को अगर बॉईल करना है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कितना करना पड़ेगा, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर करना पड़ेगा, तभी जाके सॉल्यूशन बॉईल होगी। और ये टेम्परेचर जो है ये क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है अकॉर्डिंग टू ग्राफ, और ये क्या आया, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दोनों में डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है, इस टेम्परेचर को इससे माइनस कर दो, तो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, माइनस दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो डिफरेंस क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी को हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ग्राफ जो बना इस एक्सपेरिमेंट की वजह से, इस ग्राफ के अंदर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो थे वो डिफरेंट थे किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। इस वजह से क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आया, और इस बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को ही बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो डेल्टा टीबी दैट विल बी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूट डालने की वजह से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा, और एक्सपेरिमेंट से ये पता चला, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट delta TB is directly proportional to m, where m is molality of solution। जब हम यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का यूज करते हैं तो ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट and it is called ebullioscopic constant। ebullioscopic constant is Kb। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया इससे, एक बार डेफिनेशन पूछी गई और एक बार इसकी यूनिट पूछी गई। तो मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूं। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, कितना बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ेगा वो आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी सॉल्यूशन का। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि इस इक्वेशन में Kb जो है जिसको आप एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोल रहे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। सो डिफाइन Kb, इसकी डेफिनेशन आ जाती है बच्चों, डेल्टा टीबी Kb इंटू m लिखा है। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलालिटी, इफ मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1 देन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb, और यहीं से आ जाती है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हम लिखेंगे, it is equal to the elevation in temperature, या फिर elevation in boiling point of the solution when molarity of solution is 1। elevation in boiling point of solution when molality of solution is taken as 1। तो ये हो गई डेफिनेशन। अब हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb इंटू m,
मोलैलिटी जो होती है इसकी यूनिट होती है मोल्स पर केजी और डेल्टा टीवी की यूनिट होती है केल्विन। केवी की यूनिट हमें निकालनी है, इसकी यूनिट होती है मोल्स पर किलोग्राम। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास यूनिट आ जाएगी, यूनिट ऑफ केवी। तो केवी इज इक्वल टू केल्विन इंटू किलोग्राम डिवाइडेड बाय मोल। तो हम इसको लिखेंगे केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ये हो गई यूनिट। तो ये डेफिनेशन आ गई, केवी की यूनिट हो गई। अब एक और फॉर्म है इस इक्वेशन को लिखने की, सेकंड फॉर्म। हमने अभी लिखा था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सिंस मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ये वाली फॉर्मूला अगर हम इसमें यूज करें तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू अपॉन एम बी क्रॉस डब्ल्यू ए। तो ये दूसरा तरीका है इस इक्वेशन को लिखने का। यहां पर डब्ल्यू बी क्या है? डब्ल्यू बी इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू ए किसको बोला गया? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। और एम बी किसको बोला जा रहा है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अब देखो हाउ यू विल प्रूव दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो WB अपॉन MB दिस इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां हमें क्या दिख रहा है? सिंस डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB, और नंबर ऑफ मोल्स से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो इस वजह से डेल्टा TB जो है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है। हेंस डेल्टा TB डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ particles of solute, so it is a colligative property। तो ये प्रूफ हो गया। इस इक्वेशन से आप प्रूव कर सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब एप्लीकेशन की बात आती है, तो इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी सेम एप्लीकेशन है जो हम बाकी दो में पढ़ चुके हैं। This colligative property can be used to determine molecular mass of an unknown solute। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला अभी जो हमने लिखा था उसको आप दोबारा से लिख के देख लो। 1000 इंटू KB इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। मॉलिक्यूलर मास ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास को अगर हम इधर रख दें KB 1000 WB अपॉन डेल्टा TB इंटू WA, तो इस इक्वेशन का यूज करके हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं किसी भी अननोन सॉल्यूट का। तो ये हो गया बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इस मेथड के अंदर जैसा कि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर में देखा था, ऑस्मोटिक प्रेशर में हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो कोई भी प्रोटीन या पॉलीमर है उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर हमें हीट करना पड़ता है, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कम से कम बॉइलिंग पॉइंट तक आप हीट करोगे सॉल्यूशन को। तो क्योंकि हीटिंग रिक्वायर्ड होती है, इस वजह से ये एक सूटेबल मेथड नहीं है टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर और प्रोटीन,
क्योंकि उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है जब टेम्परेचर को चेंज किया जाता है तब। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड। कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्वेश्चन दिया गया कैलकुलेट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इफ given that 0.1 molar aqueous solution of substance it boils at 100.052 degree centigrade। if 0.1 molar aqueous solution of water boils at 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बात नोट कर लो बच्चों, Kb जिसको हम एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये इसका दूसरा नाम है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पूछा गया है, मतलब हमसे Kb पूछा जा रहा है। आप अपनी इक्वेशन लिख लीजिए पहले तो, डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू m। अब देखो कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। टेम्परेचर जो दिया गया है यहाँ पर आपको वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है। डेल्टा Tb हमें यूज करना होता है। डेल्टा Tb क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला होता है। ये टेम्परेचर चाहे आपको सेंटीग्रेड में दिया जाए या फिर आपको केल्विन में दिया जाए, इनका डिफरेंस जो है वो दोनों यूनिट्स में सेम आता है। जैसे मैं यहां पर दिखाता हूं आपको, ये क्वेश्चन जो है इसमें दे रखा है एक्वा सॉल्यूशन बॉइल्स एट, एक्वा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मतलब ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है इतना डिग्री सेंटीग्रेड। और सॉल्वेंट क्या है इस सॉल्यूशन में? सॉल्वेंट ले रखा है वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे? 0.052 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेल्टा Tb की वैल्यू आएगी। अब अगर मान लो ये वैल्यू हमें केल्विन में दी जाती, तो केल्विन में कितना केल्विन होता टेम्परेचर की? इसको हम क्या लिखते हैं? 373.052 और इसको हम क्या लिखते हैं? 373 केल्विन। तो इसका डिफरेंस जो आएगा वो भी कितना आएगा? 0.052। तो डेल्टा Tb चाहे टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया हो या टेम्परेचर केल्विन में दिया हो, डेल्टा Tb कम्स आउट टू बी सेम। तो डेल्टा Tb की वैल्यू आ गई इतनी। Kb हमें कैलकुलेट करना है और सॉल्यूशन की मोलैलिटी आपको दे रखी है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन हमने बनाया था। तो हम अपनी वैल्यूज जो है वो फॉर्मूले में यूज करते हैं। डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू m। इसको आप लिखेंगे 0.052, इसको सेंटीग्रेड लिख सकते हो और ऐसा यूनिट में अगर निकालना है तो इसको केल्विन भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू Kb इंटू 0.1। तो यहां से Kb की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.052 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये आएगा 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ये आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। अगर आप इसकी यूनिट्स चेंज भी नहीं करते हो तो भी वैल्यू सेम ही रहेगी। इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोग्राम पर मोल भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर इतना ही आपसे पूछा जाता है। अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको क्रायोस्कोपी भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रायोस्कोपी। यहां पर हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं, इट इज द टेम्परेचर
at which vapor pressure of a liquid is equal to the vapor pressure of solid। फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का उस टेम्परेचर को बोला जाता है जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसी सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। और जो डेफिनेशन आपने 11th में पढ़ी, इट इज द टेम्परेचर at which liquid is in equilibrium with the solid। ये डेफिनेशन होगी 11th क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर के अकॉर्डिंग। और जो आप 9th या 10th क्लास में पढ़ते थे, इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट changing into solid। तो ये 3 डेफिनेशन है जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ये हमने 9th या 10th क्लास में पढ़ी थी, ये 11th क्लास में पढ़ी थी। और यहाँ हम एक और नई डेफिनेशन पढ़ रहे हैं आज। ये इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, देन दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। एक बात नोट कर लेना बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का आपने 11th क्लास में पढ़ा था। जब सॉलिड लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग। तो जिस टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम में होगा उसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट। और जब लिक्विड किसी टेम्परेचर पे सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम में होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम, उल्टा लिख दिया, दिस इज मेल्टिंग, इसको बोला जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। एंड दिस इज फ्रीजिंग, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड, तो इसको बोला जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो बात जो नोट करनी है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी substance is equal to its freezing point। ज्यादातर सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है, क्योंकि अगर हम 11th क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर की डेफिनेशन को कंसीडर करें तो जब सॉलिड लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होगा तो इस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग। और मेल्टिंग जिस टेम्परेचर पे होती है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जब लिक्विड किसी टेम्परेचर पे सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम में होगा तो उस टेम्परेचर को बोला जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो बच्चों, हमें फिर से वेपर प्रेशर जो है उसकी मेजरमेंट के टर्म्स में ही एक्सपेरिमेंट करना है। हम फिर से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारे पास एक सॉल्वेंट है दैट इज वाटर, इसके अंदर हम शुगर जो है इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये सॉल्यूट का काम करेगा और सॉल्यूशन हम बनाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्योर वाटर। तो हमने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर प्योर वाटर डाला और इसका टेम्परेचर नोट कर लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर जो है वो कितना है। तो उसी तरीके से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पर वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। तो जो भी वेपर प्रेशर आता है हमने ये मान लिया कि द वेपर प्रेशर एट दिस टेम्परेचर इज 0.4। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। ये वेपर प्रेशर है प्योर वाटर का इस टेम्परेचर पे। इस टेम्परेचर को हमने घटा के 15 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया और ये वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो गया, क्योंकि जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में ज्यादा नहीं जाएगा, तो इस वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये प्रेशर रिड्यूस हो गया, इतना आ गया। आपने टेम्परेचर को और कम कर दिया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, वेपर प्रेशर और कम हो गया इसका, यहाँ पे आ गया
इसके बाद में टेम्परेचर को हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, ये वेपर प्रेशर पहुंच गया 0.15 atm, यहां तक वैल्यू आ गई। इस पॉइंट को आप जोड़ दीजिए तो आपके पास एक कर्व्ड लाइन आ जाएगी हल्की सी। इसके बाद जब आप टेम्परेचर को माइनस में लेके जाते हैं, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वेपर प्रेशर जो है ये और भी कम हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाती है 0.1 atm इस तरीके से। तो इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से वेपर प्रेशर कम हुआ, ये 0.15 वैल्यू आई। इसके बाद में एकदम से सडन ज्यादा ड्रॉप होने लग जाता है। तो ये जो प्रेशर है जहां पर एकदम से सडनली ज्यादा ड्रॉप होने लग गया वेपर प्रेशर में, ये टेम्परेचर है, ये है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से आपने प्योर वाटर जो है इसका टेम्परेचर लो करते रहे और इसका वेपर प्रेशर जो है वो ग्राफ पे प्लॉट करते रहे। एक ब्रेक पॉइंट आएगा इस ग्राफ में, इस ब्रेक पॉइंट को बोला जाता है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट है इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का ग्राफ मिलेगा आपको ऐसा। फिर अभी हमने सॉल्यूशन के केस में पढ़ा था कि भाई सॉल्यूशन जब बनते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर कुछ पार्ट जो है सरफेस का वो सॉल्यूट ऑक्यूपाई करता है, तो वेपर प्रेशर जो है वो कम रहता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है वो कम रहेगा। इसको हम कह सकते हैं कि भाई 0.3 atm है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस सॉल्यूशन का। तो इसको जब आप प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ शुरू होगा यहाँ से सॉल्यूशन का। ऐसे ही कम करते जाओ, वेपर प्रेशर मेजर करते जाओ, तो हर एक टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो कम आएगा इस तरीके से, कम होता जाएगा। फिर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा सॉल्यूशन के केस में भी जहां के बाद जो टेम्परेचर आने के बाद एकदम से ज्यादा डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर में और ये लाइन मर्ज हो जाएगी सॉल्वेंट वाले कर्व के साथ। तो ये जो टेम्परेचर आया है, जो ब्रेक पॉइंट आया इस कर्व में, दिस इज द कर्व फॉर सॉल्यूशन, तो ये कहलाएगा दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जब सडनली ज्यादा चेंज आए वेपर प्रेशर में तो समझ जाओ कि बॉइलिंग जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आ चुका है सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का। अब देखो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब भी आप सॉल्यूशन बनाते हो किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, तो हमें ज्यादा लो टेम्परेचर करना पड़ेगा अगर उस सॉल्यूशन को फ्रीज करना है। तो यहां पर डेल्टा टीएफ डिफरेंस जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी की वैल्यू आप नेगेटिव में नहीं निकालेंगे, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो क्योंकि यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज्यादा है सॉल्यूशन का कम है, तो अब वही जो डिफरेंस हमने डेल्टा टीबी निकाला था वो यहाँ पर फॉर्मूला हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए, हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ हमने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये यूज किया। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये डिपेंड करता है मोलैरिटी पे, ये भी मोलैरिटी पे ही डिपेंड करेगा। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मोलैरिटी पे डिपेंड करेगा। यहां पर एम जो है वो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है। हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको हम यूज कर रहे हैं के एफ से। दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम क्रायोस्कोपी टेक्निक है, तो इसको बोला जाएगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसका तीसरा नाम मोलर डिप्रेशन, यहां डिप्रेशन की बात हो रही है तो दिस इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये के एफ का
क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो है वो बोला जाता है। अब यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा प्रीवियस पेपर जब आप उठा के देखेंगे बोर्ड एग्जाम के, एक बार पूछा गया था केएफ जो है उसको डिफाइन कीजिए क्या होता है। तो केएफ की डेफिनेशन हम बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं जैसे हमने बॉइलिंग के केस में देखी थी। क्वेश्चन डिफाइन केएफ, तो आंसर डेल्टा टीएफ किसके बराबर है, केएफ इंटू एम के बराबर। तो इफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो, ये अगर 1 हो 1 मोलर, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू 1, इसका मतलब डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ, और यहीं से आ जाती है डेफिनेशन, इट इज इक्वल टू द डिप्रेशन in freezing point when 1 molar solution is taken। तो ये होगी डेफिनेशन, इट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां पर हम ऑफ भी लिख सकते हैं, ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, ये डेफिनेशन आ जाती है। यूनिट की बात करते हैं, तो अभी हमने देखा था डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम। एम की यूनिट क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और डेल्टा टीएफ किस में होता है, के में, तो केएफ इज इक्वल टू केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो इसकी यूनिट भी हमारे पास केल्विन किलोग्राम पर मोल के टर्म्स में ही आएगी। ये हो गया केएफ। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ये क्वेश्चन दिया गया, अ सॉल्यूशन इट कंटेन्स 34.2 ग्राम केन शुगर in 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब पानी में 34.2 ग्राम शुगर को डाला गया, और ये सॉल्यूशन जो है इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -0.374 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, ना कि डेल्टा टीएफ। तो यहां से हम कैलकुलेट द केएफ ऑफ वाटर, हमें से केएफ जो है वो कैलकुलेट करवाया जा रहा है। तो हमें पता है कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं, या फिर इसको हम कहें तो 273 केल्विन, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये कितना आ रहा है, तो इसको हम -0.374 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे लिख सकते हैं, या इस टेम्परेचर में से ये माइनस कर लो, तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 272.626 केल्विन। तो डेल्टा टीएफ इसकी वैल्यू क्या आएगी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो ये वैल्यू इतनी आएगी 0.374 डिग्री केल्विन। ये डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ गई। हमें केएफ कैलकुलेट करना है, और मोलैरिटी जो है इसके लिए हमें डाटा दे रखा है। अब देखो यहाँ पर बच्चों, मोलैरिटी में हमें क्या चाहिए होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन WA। WA क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमें दिया क्या गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ना कि वेट, लेकिन हमें वाटर दे रखा है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। अगर क्वेश्चन में दे रखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं दे रखा तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज टेकन एज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इस वाटर का जो वेट होगा, वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो 500 इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा 500 ग्राम। तो इस पानी का वजन 500 ग्राम होगा। अब आप इसको यूज कर लो इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम की वैल्यू पुट कर देते हैं, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। केएफ कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू आ रही है 0.374,
वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है 34.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय mv की वैल्यू, मॉलिक्यूलर मास शुगर का कितना होता है 342 और वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया 500। तो kf निकाल लो, यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 1.87 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो नोट कराने दें, यहां पर नोट कर लेना। अगर इसका एप्लीकेशन पूछता है कोई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, तो इसका एप्लीकेशन भी सेम है, एप्लीकेशन ऑफ क्रायोस्कोपी। क्या एप्लीकेशन है? इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन अननोन सॉल्यूट। कैसे निकालेंगे? अभी आपने फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 इंटू के एफ अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। एम बी को इधर ले जाओ, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो एक अननोन सॉल्यूट का।